साथियों नमस्ते। मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लोक जागर के एपिसोड में आज का विषय है कि हमारे देश को राजनीतिक प्रशिक्षण की जरूरत है। ये थोड़ा अजीब लगेगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक प्रशिक्षण की जरूरत है हमारे देश को। और हम लोग सोचते नहीं है पॉलिटिकल हिसाब से, सही तरीके से सोचते नहीं है। हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया है, राजनेताओं ने ही भर दिया है कि पॉलिटिक्स बहुत गलत चीज है, गंदी चीज है, यहाँ पे चोर उचक्के लोग ही आते हैं और ये पॉलिटिक्स ये तो बदमाश लोगों का आखिरी शरण स्थल है, ऐसा भी बोला जाता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, मगर पॉलिटिक्स से दूर भागकर हम क्या कर सकते हैं? हमारा देश जनतंत्र के आधार पर चलता है और जनतंत्र में अपने लोक प्रतिनिधि जिताने का या लोक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हमें है। जनता को ही तय करना है। वही संसद में जाएंगे, वही विधानसभा में जाएंगे, वही कानून बनाएंगे। ये अगर सच है तो हम राजनीति से कैसे दूर भाग सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में हम लोग एकदम से देखिए कि मैं कुछ घटनाओं की बातें करूंगा, नई ताजी पुरानी घटनाओं को छोड़ दीजिए, मगर नई घटनाओं की बात करूंगा कि 7-8-10 साल पहले की बात है। इस देश में ऐसा एक माहौल बना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो आंदोलन चलाया था केजरीवाल जी ने और अन्ना हजारे जी ने और उनके साथियों ने तो ऐसा माहौल चला कि भाई एक लोकपाल आना चाहिए। कहने का मतलब उनका था कि भाई गवर्नमेंट लोकपाल बनाए। अब कांग्रेस गवर्नमेंट को इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने कि आप लोकपाल बनाइए, और इनका दावा ऐसा था कि एक लोकपाल बन जाएगा तो सारे देश का भ्रष्टाचार एक झटके में खत्म हो जाएगा। ये कैसा पागलपन है? माफ करिए, थोड़े शब्द कठोर हो सकते हैं, मगर देश जब डूब रहा है, देश का सत्यानाश हो रहा है, देश के हालात खराब हो रहे दिन ब दिन, और हम ऐसी बचकानी बातों के करने वाले लोगों के पीछे चले जाएंगे तो ये कैसे होगा? एक लोकपाल आने से देश का भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा? मगर बोल दिया। और मुझे ताज्जुब लगता है कि कई संपादक, कई बुद्धिजीवी, कई विचारवंत, कई लेखक, कई समाजसेवी, कई राजनेता केजरीवाल जी के पीछे दौड़ रहे थे, अन्ना हजारे के पीछे दौड़ रहे थे। और मुझे भी कई लोगों के उस समय फोन आया कि आप भी ज्वाइन करिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। मैंने बोला यार ये पागलपन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक आदमी के आने से सारे देश का भ्रष्टाचार कभी खत्म हो ही नहीं सकता। भगवान भी आ जाए तो भी ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मगर लोगों ने मान लिया, उनकी सरकार भी आ गई। अब उन्हीं की बातें अगर करें, मैं उनके खिलाफ ही नहीं बोल रहा हूँ। वैसे एक बात और ये भी है कि जैसे हमारे शरद जोशी थे, किसानों के बहुत बड़े नेता थे महाराष्ट्र में, बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने बोल दिया था कि भाई क्या है, वो एक आर्गुमेंट करते थे कि किसानों को बोलते थे कि अगर आपको अनाज को आपका उचित दाम मिलना है चाहिए, ये अगर लगता है तो दो बातें करिए कि आप सिर्फ अपने लिए अनाज पैदा करिए, बाकी देश की छोड़िए। ये कितनी अजीब बात थी। अगर खुद के लिए करेगा तो फिर बाद बाकी स्कूल की फीस कैसे देगा, बाकी चीजें कैसे कहाँ से लाएगा? और अनाज की बात, और दूसरी एक बात, ये तो विस्तार से बात करने के लिए अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा, मगर दूसरी बात तो वो ये भी बोलते थे कि जैसे टाटा अपनी चीजों की कीमत तय करता है, चप्पल की कीमत तय करता है, बाटा अपनी चीजों की कीमत तय करता है, तो फिर किसान को भी ये अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? तो भाई नहीं होना चाहिए ऐसे तो कोई बोल नहीं सकते। सुनने के लिए बात भी बहुत बढ़िया लगती है, जैसे के लोकपाल की बात लगती थी, ये बात भी उतनी आकर्षक लगती है, मगर हम सोचते नहीं है कि भाई अपने को तय करने से, रोटी की या अंडा है, एक मुर्गी अंडा देती है, 5 रुपए में अंडा वो मिलता है, समझ लीजिए। हम अगर बोले कि होटल में 2 अंडे की अंडा करी अगर 150 रुपए देने पड़ते हैं, तो मेरे 2 अंडे की कीमत 50 रुपए होनी, कौन लेगा? मार्केट में जब 4 रुपए में, 5 रुपए में अंडा मिलता है, तो 5 आपका अंडा 50 रुपए में कौन लेगा? ये प्रोसेसिंग के पैसे है। शरद जोशी जी ये नहीं बताते थे, मगर मैं तब जानता हूँ, मालूम है मुझे, तब याद है कि नितिन गडकरी से लेकर कई नेता वही बात आज भी करते थे। वो अपोजिशन में रहते थे ना, तो आज भी किसान आंदोलन वाले सभी नेता यही बोलते कि हमारा बटाटा 20 रुपए किलो और आलू चिप्स 200 रुपए किलो। अरे भैया, प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, पैकिंग है, वो सर्विस का जो सर्विस करने वाले होते हैं दुकान में, उनका खर्चा है, बैठने, ये फर्नीचर का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे ओवरहेड्स उसमें होते हैं। तो हम लोगों को कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को ऐसा कुछ तो भी बरगला दिया जाता है। हमारे कुछ लोग पॉलिटिकल अवेयरनेस हम लोगों में इतना इतना यानी घटिया किस्म का है, मैं कुछ समझता ही नहीं कई लोगों को
कि पॉलिटिकल लोग कुछ भी बोल देते हैं और हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। जैसे कि कुछ हमारे साहित्यकारों को ही मैंने देखा टीवी चैनल पे चर्चा करते समय कि मैं उसमें था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कैसा है कि सांसदों से लिखवा कर ले लीजिए, लेना स्टैम्प पेपर पे लिखवा कर लेना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अरे भैया, भ्रष्टाचार करना ये कोई कानूनन अधिकार है क्या उनका? लिखवाने का क्या मतलब है? उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जनता को उल्लू नहीं बनाना चाहिए, यही तो अभिप्रेत है ना। फिर ऊपर से लिखवा लेने की क्या जरूरत है? और लिखवाने से कोई थोड़ी मानता है। ये तो कहने का मतलब क्या है कि हम पॉलिटिकल लेवल पे अवेयरनेस हम लोगों में नहीं है, हम लोगों में, इसीलिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग हम लोगों को देना चाहिए। मगर पॉलिटिक्स को हमने गलत बोल दिया है, गंदा बोल दिया है। फिर महात्मा गांधी पॉलिटिक्स में थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पॉलिटिक्स में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिक्स में थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिक्स में थे, महात्मा फुले जी पॉलिटिक्स में थे, अब्राहम लिंकन पॉलिटिक्स में थे, खुद गौतम बुद्ध भी शाक्य गण संघ के सांसद थे, समझ लीजिए, उसको मेंबर थे। 18 साल की उम्र में चुने गए थे, उनका चयन हुआ था 18 साल में, वो सांसद थे, समझ लीजिए। तो कहने का मतलब पॉलिटिक्स गलत नहीं है, आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, ये बात है। गलत हो सकती है या सही हो सकती है। तलवार शिवाजी महाराज ने चलाई तो जनता के लिए चलाई, जनता के भलाई के लिए चलाई। और कोई डाकू का गिरोह अगर या कोई गुंडा तलवार चलाता है तो वो लोगों को काटने के लिए, मारने के लिए, पैसा उगाने के लिए चलाता है। तो तलवार का दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष नहीं है, इस्तेमाल करने वाला आदमी गलत हो सकता है। इसलिए पॉलिटिक्स गलत नहीं है, पॉलिटिक्स गलत नहीं है, मगर उसको बदनाम किया जाता है क्योंकि आज का पॉलिटिक्स गलत लोगों के हाथों में है। तो हम लोगों को, मैं ये चाहता हूं कि हम लोक जागर के माध्यम से भी बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये पुराने लोगों को ये देखिए कि अभी इधर पदयात्रा चल रही, माहौल बदल रहा है, फिर भी क्या है, कांग्रेस के लोग टूट रहे, जा रहे हैं, जहां जरूरत नहीं वहां भी जा रहे हैं, वहां तो सत्ता भी मिलने वाली नहीं, फिर भी जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये करप्ट लोग है, मैक्सिमम लोग करप्ट है, इनके पास में नंबर 2 का पैसा है, इन्होंने जनता को लूटा है, देश को लूटा है, जनता के साथ गद्दारी की है, जनता के साथ धोखाधड़ी की है, और इसीलिए इन्हें डर है, इसलिए इनको ब्लैकमेल करती है सत्ता। और ब्लैकमेल करती है तो डर जाते हैं और चले जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, जनता के साथ, मतदाताओं के साथ गद्दारी करते हैं, विश्वासघात करते हैं। तो इसमें से हमें रास्ता कैसा निकालना होगा? हमें तो रास्ता निकालना होगा, नहीं तो देश का हाल यही होगा। हमको कोई बोल देता है कि धर्म के आधार पे हम विश्व गुरु बनेंगे। अरे भैया, कैसे विश्व गुरु बनेंगे? अभी केजरीवाल जी ने बोला कि मेरी नियति के मन में ही ऐसा था कि इसीलिए मेरी सरकार आ गई। कभी बोलते बजरंगबली के पुण्य आशीर्वाद से मेरी सरकार आ गई। ये कैसे कैसे राजनेता है? हम लोगों को इन राजनेताओं को समझना होगा, इनकी चालबाजियों को समझना होगा, इनके ढकोसले को समझना होगा। तो इसीलिए ये पुराने नेताओं के भरोसे पे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारे दिमाग में है, हम ये चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल युवा सत्संग होना चाहिए। देखिए बात, पॉलिटिकल युवा सत्संग मतलब युवाओं से बात करनी चाहिए, देश भर के नए जो पॉलिटिकल क्षेत्र में इंटरेस्टेड है या वैसे भी पढ़ रहे बाकी लोगों से भी पॉलिटिकल युवा सत्संग होना चाहिए, बड़ी गोष्ठी होनी चाहिए देशव्यापी। और इस पॉलिटिकल युवा सत्संग में फिर नया एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, नई एजुकेशन पॉलिसी कैसी है, रोजगार पॉलिसी कैसे है, उद्योग कैसे। देखिए कि आज हमारे स्कूल्स, गांव के स्कूल्स बंद हो रहे हैं, उनकी फीस भी बढ़ रही है, पढ़ा नहीं सकते, बच्चे पढ़ नहीं सकते। अब दवा खाने के, मेडिसिन का डबल 40% 30% रेट बढ़ गए, दवाई के महंगी हो गई, ट्रीटमेंट महंगी हो गई, उद्योग बंद हो गए, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, हमारे व्यापारी लोगों में भी आत्महत्याएं करने का प्रचलन बढ़ रहा है। सो देखिए, वो बाहर नहीं आती है बातें, मगर नए व्यापारी या पुराने भी व्यापारी या उद्योगपतियों में भी कुछ आत्महत्या का चलन बढ़ रहा है। ये परिस्थिति क्यों आई? तो हमें देश को अगर दुरुस्त करना है तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, उद्योग पॉलिसी, लॉ एंड जुडिशियरी, कृषि, धर्म, इन सब बातों पे हमें अलग से विचार करना होगा। और इसीलिए अगर विचार करना है तो पुराने नेताओं को छोड़ दीजिए, हमें कम से कम 30% 40% युवा नेतृत्व को सामने लाना होगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि युवा युवा पॉलिटिकल युवा सत्संग एक गोष्ठी होगी, एक चर्चा होगी, खुली चर्चा होगी, दिल खोल के चर्चा होगी, एक परिवार जैसी चर्चा होगी, भाई भाई जैसी चर्चा होगी, दोस्त जैसी चर्चा होगी। और हम इसीलिए पूरे देश में पॉलिटिकल युवा सत्संग का आयोजन करना चाहिए। हम सोच रहे हैं
कि नहीं तो 24 के पहले ये सब हमें करना होगा और जल्द ही करना होगा। युवाओं के साथ बात करनी होगी, नया पॉलिटिक्स कैसा होगा, नई रणनीति उन्हें कैसी ये करनी होगी, इम्प्लीमेंट करनी होगी, क्या-क्या समस्याएँ आएगी उनके सामने आ सकती है और कैसे उनको उस पार जाना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल युवा सत्संग हो। दूसरी बात ये है कि जनता ने एक बात इस एपिसोड को खत्म करने के पहले छोटी-सी बात ये कह देता हूँ, मगर बहुत ही बड़ी बात है कि हमारी हर आदमी की पॉलिटिकल विचारधारा होनी चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पार्टी के मेंबर बनो, किसी पार्टी का झंडा लेके घूमो, ये ज़रूरी नहीं है। आप पदाधिकारी बने ये भी ज़रूरी नहीं है, मगर पॉलिटिकल आपकी विचारधारा होनी चाहिए और उसके लिए कि भई हम किसको वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे, ये तो कम से कम हम लोगों को अवेयरनेस चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जनता कभी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कमिटेड नहीं होनी चाहिए। जनता विचारों के साथ में कमिटेड होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों का कमिटमेंट जनता के साथ में होना चाहिए। जनता के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, जनता को धोखा नहीं देंगे, जनता से गद्दारी नहीं करेंगे, जनता को लूटेंगे नहीं, जनता के हितों का बलि नहीं देंगे। ये कमिटमेंट पॉलिटिकल पार्टियों में होना चाहिए और वो जनता के प्रति होना चाहिए। मगर हमारे यहाँ उल्टा है। हम जनता है पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है, कमिटमेंट है। वो बोलते हैं कि मैंने 25 साल अमुक एक पार्टी को वोटिंग किया, अब मैं कैसे दूसरी पार्टी को वोट दूं। अरे भाई, चोर है, डकैत है, आपको लूट रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपका घर बर्बाद हो रहा है, आपका देश बर्बाद हो रहा है, फिर आप बोलेंगे कि मैं कैसे इनके खिलाफ में वोट करूं, ये पाप लगेगा। ये पाप को आप कुछ नहीं लगेगा। आपको देश बचाना है, जनतंत्र बचाना है, अपना संविधान बचाना है, अगली पीढ़ियों को बचाना है, तो आपको इन पॉलिटिकल पार्टियों के चुंगल से फ्री होना पड़ेगा। जो पार्टी के विचारधारा सही लगती है, नेता ईमानदार लगते हैं, ऐसा नहीं तो सबका साथ सबका विकास करो और अपने मंत्रियों को भी कुत्ते जैसा इस्तेमाल करो। अपने, माफ करिए शब्द थोड़ा कठोर है, अपने मंत्रियों की भी क्या हैसियत रख दी इन लोगों ने। तो ऐसे नहीं, सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं होता है। जो बातें कैसे करता है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करता है, उस क्या बोलते हैं कि आचरण कैसा है और बातें कैसी है, तो ये देखते हुए जनता ने उनको वोट करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग आइए, हम लोग ऐसा करते हैं कि सब लोग मिलते हैं, युवाओं को साथ में लेते हैं, बुजुर्गों का अनुभव लेते हैं साथ में, और एक पॉलिटिकल युवा सत्संग का आयोजन करते हैं देश के जनतंत्र को बचाने के लिए, देश की आजादी को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और आने वाली अगली पीढ़ियों को बर्बाद होने से बचाने के लिए 24 के पहले ये नई लड़ाई, जनता की लड़ाई यशस्वी करने के लिए हम आएंगे, एक साथ आएंगे। युवाओं को हम अपील करते हैं और मुझे लगता है कि इस मामले में और भी कुछ बातें की जा सकती है, विस्तार से बातें करनी होगी, मगर आज का एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद। हमारा जो चैनल है इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।